नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आपके सामने फिर। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके बारे में बात की थी और आज इसको कंप्लीट करेंगे। और हमारे इतिहास को जानने के स्रोत, सोर्सेज क्या-क्या हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसको आज इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो हमारे अभिलेख हैं, वो इतिहास को जानने का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। अक्सर हम क्या करते हैं, इन अभिलेख को रटते हैं, लेकिन अगर इनके महत्व को समझेंगे तो हमें चीज़ें याद होंगी और इतिहास हमारे लिए आसान भी होगा। तो इसी तरीके से आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इन इंस्क्रिप्शंस को या अभिलेखों को। दोस्तों, एक अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, लगभग 1400 बीसी ईसा पूर्व का है, संस्कृत भाषा में है और लिपि है ब्राह्मी। दोस्तों, एशिया माइनर से मिला है और वर्तमान तुर्की में है। इसकी खोज मिस्टर विंकलर ने की थी 1907 में। ये अभिलेख इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आर्य भारत में लगभग 1500 बीसी ईसा पूर्व के आसपास आए थे और इसकी जानकारी का ये एक पुख्ता स्रोत है। तो आर्यों के भारत के आगमन के बारे में जानकारी मिलती है बोगज कोई अभिलेख से। इसके अलावा इसमें वैदिक काल के जो देवता थे, इंद्र, वरुण, नसत्य और मित्र, इन सब के बारे में जानकारी भी मिलती है। फिर आता है दोस्तों बेसनगर अभिलेख। दोस्तों, इस अभिलेख को कहीं पर लिखा है बेसनगर, कहीं पर लिखा है हेलियोडोरस। आपको क्लियर कर देता हूँ। एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था हेलियोडोरस, और ये एक शुंग वंश के राजा थे भागभद्र। इनके दरबार में आया था और इसी ने एक अभिलेख बनवाया था विदिशा मध्य प्रदेश में, जिसको बेसनगर अभिलेख कहा गया। ये बात है लगभग 110 बीसी की। भाषा इसकी भी संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। तो इससे हमें जानकारी किस चीज़ की मिलती है? तो सीधी सी बात है, एक तो शुंग वंश के बारे में इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा दोस्तों, जो हमारा भागवत धर्म है, जिसके प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे, तो भागवत धर्म की भी सबसे पहले जो हमें प्रमाण मिलते हैं, एविडेंसेस, वो इसी से मिलते हैं, अभिलेख से, बेसनगर अभिलेख से दोस्तों। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भगवान श्री कृष्ण की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों छांदोग्य उपनिषद। तो भगवान श्री कृष्ण का पहला जो नाम है वो यहाँ से मिला है। इसके बाद दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। एक राजवंश था दोस्तों, चेदी वंश, और चेदी वंश के एक राजा थे खारवेल। ये चेदी वंश कलचुरी, कलिंग, वर्तमान उड़ीसा में था, और यहीं पर ये राजा खारवेल का एक अभिलेख मिला है भुवनेश्वर के निकट। अब दोस्तों, क्योंकि जो राजा खारवेल थे, इन्होंने सबसे पहले जैन भिक्षुओं को भूमि दान देने की शुरुआत की थी। तो जैन का धर्म का जितना भी साहित्य है वो अधिकतर प्राकृत भाषा में है। तो ये भी जो अभिलेख है, कौन सी भाषा में होना चाहिए? प्राकृत। तो ठीक प्राकृत भाषा में है। लिपि इसकी भी ब्राह्मी है। दोस्तों, भारतवर्ष जो शब्द हम यूज़ करते हैं, इसकी भी जानकारी हमें सबसे पहले इसी अभिलेख में मिलती है। तो चेदी वंश के बारे में जानकारी का एक बहुत ही पुख्ता स्रोत है। इसके बाद दोस्तों सौगोरा अभिलेख, गोरखपुर में मिला है ये अभिलेख। और दुर्भिक्ष मतलब अकाल की सबसे पहला जो प्रमाण एविडेंस मिलता है वो इसी अभिलेख से मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गुप्त वंश के एक राजा थे भानुगुप्त, उनका एक अभिलेख मध्य प्रदेश सागर जिले से मिला है और इसका नाम है एरण अभिलेख। और यहाँ से हमें सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं कि सत्य सिस्टम एंशिएंट हिस्ट्री में थी। इसके एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं और यहाँ पर सती प्रथा की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों ऐहोल अभिलेख, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन सेकंड, और इन्होंने एक अभिलेख बनवाया बेलगाम कर्नाटक में, और इनके जो राजकवि थे उनका नाम था रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने ये अभिलेख बनवाया था पुलकेशिन सेकंड की स्मृति में, या उनकी आप कह सकते हैं उनके लिए। और इस अभिलेख से हमें दोस्तों जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे 2 बार हराया था। तो हर्षवर्धन को 2 बार हराया था, ये जानकारी का ऐतिहासिक स्रोत सबसे पुख्ता ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य वंश के राजा का। इसके बाद दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के काल की है, 370 ईस्वी की है लगभग। लेकिन इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दोस्तों पता होने चाहिए। जैसे अशोक जो थे, उन्होंने एक स्तंभ लेख बनवाया था कौशाम्बी में, और इसी कौशाम्बी स्तंभ लेख के ऊपर जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन,
उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण कराया था। और ये शैली जो थी जिसमें निर्माण कराया था वो थी चंपू शैली। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, जितने भी समुद्रगुप्त के विजय अभियान थे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और उसने लगभग सारे भारत को जीता, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, फिर आसपास शक, कुषाण सबको हराया। तो जो भी समुद्रगुप्त के विजय अभियान थे उनकी जानकारी का ये पुख्ता स्रोत है। फिर इसी अभिलेख को आगे जाके जो अकबर था वो इलाहाबाद या प्रयागराज में लेके आया था। दोस्तों इसके बाद आता है अयोध्या अभिलेख। शुंग वंश जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इनको भागवत धर्म का या आप कह सकते हैं वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक कहा जाता है, क्योंकि जो महाजनपद काल था उसमें बौद्ध और जैन धर्म का बोलबाला था और वैदिक धर्म का कहीं ना कहीं काफ़ी क्षति हो चुकी थी। तो इसको दोबारा से स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने और इसने वापस अश्वमेध यज्ञ शुरू कराए जो कि बुद्ध काल में बंद हो गए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कराए थे पतंजलि से, इसकी जानकारी भी यहाँ से मिलती है। और अयोध्या अभिलेख आपका शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी देता है। फिर आता है दोस्तों नासिक अभिलेख, महाराष्ट्र से मिला है और आंध्र सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी, इनके बारे में जानकारी मिलती है। एक मात्र ब्राह्मण इनको कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित करने का सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही किया था। फिर आता है मंदसौर अभिलेख। दोस्तों मंदसौर अभिलेख मालवा के राजा थे यशोवर्मन, तो इनके बारे में जानकारी देता है, वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है। एपिग्राफी दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को बोलते हैं, द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इसके बाद दोस्तों मधुबनी और बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन काल के हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं और यहाँ से हमें जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। फिर आता है दोस्तों नानाघाट अभिलेख। दोस्तों आंध्र सातवाहन जो शासक थे, इस वंश का संस्थापक आपको पता है शिमुख था, लेकिन ये जो इनके नाम के सामने लगता है शतकर्णी, तो शतकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था श्री शतकर्णी और इसकी पत्नी का नाम था नागनिका। तो श्री शतकर्णी की मृत्यु के बाद नागनिका ने कुछ समय राज किया महाराष्ट्र में और इसने एक अभिलेख बनवाया जिस अभिलेख को कहा जाता है नानाघाट अभिलेख। तो किसने बनवाया? नागनिका। किसकी पत्नी थी? श्री शतकर्णी। शतकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति आंध्र सातवाहन वंश का। भीतरी अभिलेख तो गुप्त शासक स्कंद गुप्त का अभिलेख है, ये वर्तमान गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। दोस्तों गुप्तों के पतन में सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हुणों के आक्रमण। तो हुणों के आक्रमण गुप्त काल में शुरू हुए थे, इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों तख्ते वही अभिलेख। एक तो थे आपके हिंद यवन, फिर थे हिंद पहलव। तो हिंद पहलव जो थे इन्होंने ही हिंद यवन को भारत से समाप्त किया साम्राज्य को। और हिंद पहलव या पार्थियन का सबसे ताकतवर राजा था गोंडोफर्नीस, ये इसको गुंडफर्न भी कहा गया है इतिहास में। और इसी गोंडोफर्नीस का एक अभिलेख मिला है तख्ते वही अभिलेख, जहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है, वर्तमान पाकिस्तान में है ये। ग्वालियर अभिलेख तो दोस्तों हुणों के जो आक्रमण थे भारत में, फिर उन्होंने अपना साम्राज्य गुप्त के बाद एस्टेब्लिश किया और इसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है जो हुण शासक मिहिरकुल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कुछ और छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे जितने भी हमारे पुरातात्विक सोर्सेज हैं उनकी खोज कौन करता है, कौन उनको संरक्षित करता है। तो जैसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था और इसके पहले सर्वेयर थे कनिंघम और इन्हीं को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। स्थापना कलकत्ता में हुई थी लेकिन वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। काम ASI का क्या है? कोई भी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल साइट अगर मिलती है तो उसकी खुदाई करना और उसको संरक्षित करना। तो जितने भी ये अशोक के अभिलेख हैं या बाकी अभिलेख हैं, तो भाई इनको कंजर्व कौन करता है? ये काम है ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसके बाद दोस्तों SI सर्वे ऑफ इंडिया, ये सर्वे करती है। कंफ्यूज हो सकते हो ASI और SI में, इसलिए मैंने साथ लिखा है। इसकी स्थापना 1767 बंगाल में हुई थी सर्वे ऑफ इंडिया की, और 1942 में हेड ऑफिस आ गया था देहरादून में। इसके बाद दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब जो भूगर्भ विज्ञान है, जियोलॉजी, उसके ऊपर ये स्टडी करता है और इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय अभी भी कहाँ पर है? आपका कलकत्ता में। दो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, जैसे कार्बन डेटिंग। अगर किसी भी पुरानी चीज़ की आयु का पता लगाना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कार्बन डेटिंग। जो कार्बन है उसका जो क्षय होता है, जो डिके होता है, वो एक फिक्स टाइम में होता है। तो किसी भी चीज़ की आयु उसमें उपस्थित कार्बन से लगाई जा सकती है। इस विधि की जो खोज है दोस्तों, वो सबसे पहले बिलाल फ्रैंक लिब्बी ने करी थी और इससे जो है दोस्तों, जो जीवाश्म में जो फॉसिल्स हैं उनकी आयु का पता लगाया जा सकता है। और एक होती है माय डियर फ्रेंड्स यूरेनियम डेटिंग। इससे रॉक्स, चट्टान और पृथ्वी की आयु का पता लगाया जा सकता है और इसकी खोज करी थी मिस्टर रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने ये जो पहला लेक्चर था ओवर किया है, इतिहास को जानने के सोर्स
और कैसे कैसे इतिहास को पढ़ना है, ये डिस्कस किया है आज के लेक्चर में। और अगला जो लेक्चर मैं लेके आऊँगा उसमें स्टोन एज, पाषाण काल की बात करूँगा आप लोगों के साथ में, और इस तरीके से धीरे धीरे करके सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।